हाल ही में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी। आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसकी मीटिंग हुई थी। इसलिए इंडियन एक्सप्रेस में और बहुत सारे न्यूज़पेपर में इस प्रकार की न्यूज़ आई हैं। कह क्या रहा है, व्हाट इज द आरबीआईज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एंड व्हाट डज इट डू। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है और वो क्या करती है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट क्या है, सेंट्रल बैंक्स अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस में फेल टू कंप्लाई विद द इन्फ्लेशन टारगेट। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने क्या कहा है कि केंद्र सरकार की जो इंटरेस्ट रेट को लेकर यानी रिजर्व बैंक की जो ब्याज दरों को लेकर उदारवादी पॉलिसी है उससे हम मुद्रास्फीति को टैकल नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों है, केंद्र सरकार केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भारत की कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है रेपो रेट पर या अदर रेट पर जो पैसा देता है, अगर वो बहुत कम होता है तो इसका मतलब है कि बैंक कॉमर्शियल बैंक केंद्रीय बैंक से बहुत ज़्यादा लोन लेंगी। अगर कॉमर्शियल बैंक केंद्रीय बैंक से बहुत ज़्यादा लोन लेंगी तो इसका मतलब है कि कॉमर्शियल बैंक फिर लोगों को बहुत बड़ी मात्रा में लोन देंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट में लिक्विडिटी बहुत बढ़ जाएगी, मतलब काफ़ी लोगों के पास पैसा होगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसका सबसे नकारात्मक परिणाम ये होता है कि इससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जब लोगों के पास पैसा होगा तो लोग उसको खर्च करेंगे, डिमांड बढ़ेगी, और अगर डिमांड बढ़ गई तो इन्फ्लेशन बढ़ना लगभग निश्चित है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी तक पहुंचने से पहले उसके पहले हम बहुत सारी बेसिक चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति क्या होती है। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक। देखिए, पॉलिसीज दो प्रकार की होती हैं, एक हो गई आपकी मैक्रो और दूसरी हो गई आपकी माइक्रो। मैक्रो का मतलब होता है बड़े स्तर पर, समष्टि स्तर पर, और माइक्रो का मतलब होता है बहुत ही छोटे या सूक्ष्म स्तर पर। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो सेंट्रल बैंक की मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है। इस बात को याद रखना कि जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है वो केंद्र बैंक की मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है, यानी बड़े स्तर पर पूरे देश के लिए एक प्रकार की केंद्रीय बैंक की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक पॉलिसी है। आगे देखते हैं। इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ऑफ मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट। इसका जो इसमें इन्वॉल्व होता है, बेसिकली आप देखोगे कि मार्केट में कितना पैसा होना चाहिए और इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, इसका मतलब हुआ कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए तो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसको रिजर्व बैंक से अधिक दर पर या अधिक इंटरेस्ट रेट पर लोन प्राप्त होगा। फिर वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो आपको पैसा देगा तो ये तय है कि उसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ, इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ऑफ मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट। अब इस मॉनेटरी पॉलिसी का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वो क्या होता है, टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। जो सरकार की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य होता है कि प्राइस की, या आप ऐसे समझो कीमत स्थिरता बनी रहे, बहुत ज़्यादा महंगाई ना है। देखिए, कुछ मात्रा में महंगाई ज़रूरी भी होती है। क्यों ज़रूरी होती है ये समझिए। कुछ मात्रा में महंगाई इसलिए ज़रूरी होती है कि अगर महंगाई नहीं होगी कि जो लोग उत्पादन कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई तो आप देखोगे कि अगर महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई तो उसका एक नुकसान भी होता है कि उससे फिर आप देखोगे बहुत प्रकार के निगेटिव इम्पैक्ट आते हैं, गरीब लोग चीज़ों को खरीद नहीं पाते हैं। तो दोनों चीज़ें याद रखना कि महंगाई इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है, इस बात को फिर से सुनो, लेकिन एक लिमिट में ज़रूरी है। तो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, कीमत स्थिरता सुनिश्चित करना ताकि कीमतों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव ना हो, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती रहे, यानी ऐसा नहीं है कि महंगाई को बिल्कुल रोक दिया जाए। क्यों? क्योंकि अगर महंगाई बिल्कुल रोक दी जाएगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत सारी बाधाएं आएंगी। तो निश्चित थोड़ी बहुत महंगाई बनी भी रहे, साथ ही साथ प्राइस स्टेबिलिटी भी बनी रहे। थोड़ी महंगाई इसलिए ज़रूरी है ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ होता रहे। एक मिनट रुकिएगा।
अब देखिए, इसमें सबसे ज़रूरी क्या है, आरबीआई अमेंडमेंट एक्ट 1934 प्रोवाइड्स फॉर द इन्फ्लेशन टारगेट +4 ± 2। देखिए, भारत में एक आरबीआई अधिनियम 1934 था और उस आरबीआई अधिनियम 1934 में कुछ संशोधन किया गया और भारत के लिए एक महंगाई टारगेट निश्चित किया गया, यानी वो महंगाई 4 ± 2 रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि मिनिमम महंगाई 2% रहनी चाहिए और मैक्सिमम 6% रहनी चाहिए। तो ये बेसिकली इतनी महंगाई अगर 2 से 6 के बीच में रहती है तो पब्लिक को बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं आती हैं। इस बात को याद रखना। फिर कह रहा हूं कि थोड़ी महंगाई ज़रूरी है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। अब आगे आ जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, यानी मौद्रिक नीति के उपकरण कौन कौन से हैं। देखिए, अब सरकार की हमने मॉनेटरी पॉलिसी तो देख ली कि सरकार लिक्विडिटी को मेंटेन करती है किसी भी इकोनॉमी में, लेकिन इस तरलता को सरकार मैनेज कैसे करती है। मान लो मार्केट में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है, मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा है, तो इसका मतलब है डिमांड बहुत ज़्यादा होगी। तो डिमांड अगर ज़्यादा होगी तो महंगाई बढ़ेगी। तो अब बात यह आती है कि ये जो केंद्रीय बैंक है ये मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से इन्फ्लेशन कंट्रोल करती है, या तो मार्केट से लिक्विडिटी हटा लेगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, या फिर महंगाई अगर बहुत कम होगी तो लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए ये क्या करती है। इसके प्रमुख टूल क्या हैं, हमको बेसिकली ये समझना है कि मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के उपकरण क्या हैं। सरकार, जैसे ऐसे समझो कि केंद्र सरकार का एक काम है कि मार्केट में तरलता को बढ़ा देना, मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ा देना या फिर लिक्विडिटी को कम कर लेना। लेकिन ये कहने से तो हो नहीं जाएगा, कुछ ऐसे मीजर्स लिए जाएंगे केंद्रीय बैंक के द्वारा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के द्वारा, ताकि इन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। जैसे सबसे पहला अगर इंस्ट्रूमेंट हम बात करें तो रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट बेसिकली वो इंटरेस्ट रेट है जिस पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन देती है। यानी जैसे हमको लोन की ज़रूरत होती है, हम कॉमर्शियल बैंक, एग्जाम्पल बैंक ऑफ बड़ौदा, एग्जाम्पल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास जाते हैं। लेकिन जब कॉमर्शियल बैंक जैसे एसबीआई को पैसे की ज़रूरत होती है तो ये किसके पास जाते हैं? ये बेसिकली आरबीआई के पास जाते हैं। तो रेपो रेट क्या है? वो इंटरेस्ट रेट जिस पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन देती है या पैसा देती है, उसी को बोलते हैं रेपो रेट। अब ये किसके खिलाफ दी जाती है? अगेंस्ट द कोलेटरल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। देखिए, जब कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास लोन लेने जाती है तो कॉमर्शियल बैंक बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को क्या करेगी? आरबीआई को देगी और उस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के माध्यम से आरबीआई उनको लोन दे देंगे। तो बेसिकली यहाँ पर जो कोलेटरल रखा जाएगा या जो गिरवी रखा जाएगा जो आरबीआई को कॉमर्शियल बैंक्स देंगी, वो बेसिकली क्या होगा? वो आपका होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, साथ ही साथ एंड अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। तो रेपो रेट में क्या याद रखना है? वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को पैसा देता है उसको बोलते हैं रेपो रेट। अगर आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा दे, इसका मतलब क्या हुआ कि कॉमर्शियल बैंक को अब लोन सस्ता हो जाएगा या महंगा हो जाएगा? कॉमर्शियल बैंक को अब लोन महंगा मिलेगा तो कॉमर्शियल बैंक लोन कम लेंगे, और अगर कॉमर्शियल बैंक लोन कम लेंगे तो जनता को लोन कम मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा? कम मिलेगा। और इसका अगर उल्टा कर दो, रेपो रेट कम कर दो, तो जनता को लोन सस्ता मिलेगा, और जनता को जब लोन सस्ता मिलेगा तो जनता खूब सारा लोन लेगी, खूब सारी डिमांड बढ़ाएगी और इन्फ्लेशन लाएगी। पहली इंस्ट्रूमेंट ये है। सेकंड आते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्या होता है? देखिए, वो इंटरेस्ट रेट जिस पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से पैसा लेता है। जैसे रेपो रेट में हमने क्या देखा? रेपो रेट में हमने देखा कि बेसिकली रेपो रेट का मतलब आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है, पैसा दे रहा है। रिवर्स रेपो रेट यानी रेपो रेट को रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो। यानी अभी आरबीआई दे रहा था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बदले, अब आरबीआई लेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बदले। इसका मतलब समझिए क्या है? इसका मतलब यह है कि अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्शियल बैंक से पैसा ले रहा है। इसका मतलब है लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर रहा है। अब केंद्रीय बैंक का टारगेट है मुद्रास्फीति को, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। तो यहां पर क्या होगा? इंटरेस्ट रेट आरबीआई एब्जॉर्ब्स लिक्विडिटी और एन ओवरनाइट बेसिस फ्रॉम बैंक्स। बेसिकली
इसमें क्या होता है कि आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से पैसा ले लेता है, कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा, इसका मतलब वो जनता को लोन कम देंगे, जनता को पास पैसा कम होगा तो जनता डिमांड कम करेगी और अंततः इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लिया जाएगा। इसके बाद एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से लिक्विडिटी एडजस्टमेंट होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब ये क्या है ये समझिए। देखिए, शेड्यूल बैंक्स जो भी हैं, जो भी हमारी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकें हैं, शेड्यूल बैंक हैं, टू बोरो ओवरनाइट फ्रॉम द आरबीआई इन एन इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी सिचुएशन को हमने गोले में कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी शेड्यूल बैंक्स हैं हो सकता है उनके सामने कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो वो भी आरबीआई से अपने ऐसे समझो ओवरनाइट अवधि के लिए या 24 घंटे के लिए लोन ले सकती हैं। वो जिस रेट पर लोन मिलेगा उसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के माध्यम से लोन ले सकते हैं। इसको ऐसे समझिए। देखिए, मान लो कि कोई कॉमर्शियल बैंक है एसबीआई, अचानक से उसके पास पैसे की कमी हो गई है। अब अगर पैसे की उसके पास कमी हो गई है और बहुत इमरजेंसी प्रोविज़न है या इमरजेंसी जैसी समस्याएं हैं, उसको पैसे की ज़रूरत है, तो वो कॉमर्शियल बैंक बेसिकली आरबीआई से ओवरनाइट अवधि के लिए 24 घंटे के लिए लोन ले सकती है। इसी को बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी या एमएसएफ। और जिस दर पर ये लोन मिलता है उसको बोलते हैं एमएसएफ रेट। अब इसके बाद बैंक रेट। देखिए, बैंक रेट क्या है, वो एक इंस्ट्रूमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी का। जब कॉमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म लोन चाहिए होता है, बड़ी अवधि के लिए लोन चाहिए होता है आरबीआई से, तो वो लोन जो आरबीआई जिस दर पर प्रोवाइड करता है उसको बोलते हैं बैंक रेट। अब आता है कैश रिजर्व रेशियो क्या है। देखिए, एक भारत में कानून है जिसको बोलते हैं आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई एक्ट 1934 में एक प्रोविजन है कि प्रत्येक कॉमर्शियल बैंक को, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक को अपने एनडीटीएल का कुछ हिस्सा, एनडीटीएल का एक शेयर आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। अब एनडीटीएल क्या होता है ये समझ लिए फटाक से। देखिए, एनडीटीएल का मतलब ये हुआ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, जो भी हम पैसा बैंक के पास जमा करते हैं, जैसे मेरा नाम अभिषेक है और मैंने एसबीआई में पैसा जमा किया, तो ये मेरे लिए एसेट है। क्यों एसेट है, क्योंकि इस पैसे पर मुझे एक निश्चित दर से कुछ आप देखोगे कि ब्याज मिलेगा। साथ ही साथ बैंक के लिए ये लायबिलिटी है। क्यों, क्योंकि बैंक के ऊपर एक लायबिलिटी आ गई, एक दायित्व आ गया कि उनको निश्चित समय पर पैसा वापस करना है। अब समझो, जो भी पैसा हम बैंक के पास जमा करते हैं, चाहे वो सेविंग अकाउंट में हो या फिर करंट अकाउंट में हो, इनको बोलते हैं डिमांड लायबिलिटी। क्यों, क्योंकि ये पैसा ऐसा पैसा होता है कि जब भी हम और आप चाहेंगे बैंक से डिमांड कर देंगे कि हमारा पैसा जो जमा है उसको वापस करो। दूसरी साइड फिक्स्ड डिपॉजिट, साथ ही साथ रिकरिंग डिपॉजिट, ये दो ऐसे पैसे होते हैं, चाहे वो आवर्ती जमा हो या सावधि जमा हो, टाइम डिपॉजिट जिसको हम बोलते हैं सामान्य तौर पर, ये ऐसे पैसे होते हैं जो एक लंबे समय के लिए जमा किए जाते हैं और अचानक उनकी डिमांड नहीं की जा सकती है। तो ये जो इस अकाउंट में पैसे जमा किए जाते हैं इसको बोलते हैं टाइम लायबिलिटी। तो बेसिकली एनडीटीएल क्या होता है कि जो भी आप देखोगे कि कॉमर्शियल बैंक के पास जो जमा होता है, चाहे वो डिमांड लायबिलिटी हो या टाइम लायबिलिटी हो, इन सब को यानी सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट में जो भी पैसा जमा है उसको अगर जोड़ लो तो उसको जब आप जोड़ोगे तो बनता है जीडीटीएल, ग्रॉस डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। अब ये प्राप्त हो गया। अब जीडीटीएल में आप सबको पता है कि प्रत्येक बैंक दूसरे बैंक में एक खाता खुलवाकर कुछ पैसा रखता है, इसको बोलते हैं। अब देखो, अगर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि एक बैंक है एसबीआई और दूसरा बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक ने एसबीआई में कुछ पैसा या मनी रखा होगा, ठीक है ना। तो इसको हम जीडीटीएल में तो काउंट करते हैं इस पैसे को, लेकिन
एनडीटीएल में क्या होता है, एनडीटीएल निकालने के लिए अगर हम जीडीटीएल में इंटर बैंक लाइबिलिटी को माइनस कर दे, इसका मतलब है कि पीएनबी ने एक अकाउंट में एसबीआई में जो पैसा रखा है, अगर एनडीटीएल है, वास्तविक जानकारी किसी बैंक की चाहिए कि कितना उसमें कितनी उस पर लाइबिलिटी है, तो बेसिकली एनडीटीएल से प्राप्त होती है। तो अगर जीडीटीएल से हम बेसिकली इंटर बैंक लाइबिलिटी को हटा दें तो हमको जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है एनडीटीएल। उम्मीद है आप ये समझ पाए होंगे। अब सी कैश रिजर्व रेशियो क्या है, देखो एक कॉमर्शियल बैंक के लिए, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक के लिए जरूरी है कि वो कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन करे आरबीआई के साथ एज अ शेयर ऑफ सच परमिट ऑफ इट्स एनडीटीएल। जो भी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक का एनडीटीएल है उसके एक हिस्से के रूप में इस कॉमर्शियल बैंक को एक हिस्सा एनडीटीएल का आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। अब इसको समझो, अगर आरबीआई कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा देता है, तो मान लो किसी बैंक का एनडीटीएल 100 रुपए है और पहले कैश रिजर्व रेशियो 5% था, तो इस बैंक को आरबीआई के पास 5 रुपए रखना पड़ता था। अगर आरबीआई इसको 20% कर दे तो इसका मतलब है इस बैंक को अब आरबीआई के पास 20 रुपए रखने पड़ेंगे। पहले इस बैंक के पास 95 रुपए होते थे जनता को देने के लिए, जो लोग भी लोन के लिए आ रहे हैं उनको देने के लिए, लेकिन जब कैश रिजर्व रेशियो को आरबीआई ने बढ़ाकर 20% कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब इस कॉमर्शियल बैंक के पास मात्र 80 रुपए बचे हैं जनता को देने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आरबीआई कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ाएगी तो वहां पर क्या होगा, इसका मतलब है कि लिक्विडिटी कम होगी, बाजार में तरलता में या मनी सप्लाई में कमी आएगी। यदि आरबीआई कैश रिजर्व रेशियो को कम कर देगी तो बैंकों के पास ज़्यादा पैसा होगा जनता को लोन देने के लिए, तो उसमें क्या होगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं इंस्ट्रूमेंट क्या है, एसएलआर स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो, ये एन गलत लिखा हुआ है, आर रेशियो। देखिए अब एसएलआर क्या है, हमने सीआरआर में पढ़ा कि आरबीआई एक्ट 1934 में एक प्रोविजन है कि प्रत्येक कॉमर्शियल बैंक को अपने एनडीटीएल का एक हिस्सा आरबीआई के पास रखना जरूरी है और उस हिस्से पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को किसी भी प्रकार का ब्याज या इंटरेस्ट नहीं देता है। दूसरा अब क्या होगा, एसएलआर। देखिए आरबीआई एक्ट 1934 में यह भी प्रोविजन है कि प्रत्येक शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक को अपने एनडीटीएल का कुछ हिस्सा अपने पास रखना पड़ेगा। याद रखना कि अपने एनडीटीएल का कुछ हिस्सा अपने पास, यहां पर आरबीआई के पास रखना पड़ रहा था, यहां पर अपने पास रखना पड़ेगा। अब ये हिस्सा यहां पर सहूलियत क्या है कि ये जो कॉमर्शियल बैंक है ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद कर जो पैसा, जो एसएलआर परसेंटेज निर्धारित है उतने पैसे की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद सकती है, या कैश फॉर्म में रख सकती है, या गोल्ड फॉर्म में रख सकती है। यहां पर बैंक को फायदा होने की उम्मीद है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी कोई खरीदी थी, अगर उसका रेट बढ़ गया तो इसका मतलब है इस बैंक को कुछ फायदा होगा। यहां पर कोई ऐसा फायदे का कोई चांस होता नहीं, क्योंकि आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को आप ऐसा समझो कि इंटरेस्ट देता नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आरबीआई ने एसएलआर को बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि अब उस बैंक को एसएलआर मेंटेन करने के लिए अधिक पैसा अपने पास रखना पड़ रहा है। अब उस बैंक के पास जनता को देने के लिए कम पैसा बचा है, तो मार्केट में लिक्विडिटी या तरलता या मनी सप्लाई कम होगी। यदि आरबीआई एसएलआर को कम कर दे, इसका मतलब है अब उस बैंक को अपने पास बहुत कम पैसा रखने की जरूरत है। इसका मतलब है उस बैंक के पास जनता को देने के लिए पैसा अधिक है, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। अब एक नेक्स्ट चीज देखते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। एक और इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, उपकरण यूज किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी को मेंटेन करने के लिए आरबीआई के द्वारा। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी आप ऐसा समझ लो कि एक दस्तावेज होता है जिसके आधार पर सरकार पैसा उठाती है या सरकार पैसा लेती है, एक प्रकार की सिक्योरिटी होती है। जैसे आप सोनार के पास जाते हो और आप किसी महाजन के पास जाते हो तो आप अपनी जमीन के कागजात रखते हो और उससे लोन उठाते हो। वैसे ही सरकार को अपनी जमीन नहीं रखनी पड़ती है, सरकार का नाम ही काफी है, तो सरकार एक सिक्योरिटी रिलीज करती है और पैसा मार्केट से उठा लेती है। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, बेसिकली ये जो
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो आप ऐसे समझो क्रय विक्रय होता है, ये आरबीआई और बैंक के बीच होता है। आरबीआई और ऐसे समझो आरबीआई और बैंक के बीच होता है। अगर अगर ऐसे समझो कि आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो हैं इनकी सेल बढ़ा दे, सेल करना इनको शुरू कर दे या बेचना शुरू कर दे, इसका मतलब क्या होगा कि अब बैंक्स इसको खरीदेंगी, और बैंक्स जब खरीदेंगी तो पैसा आ जाएगा किसके पास, आरबीआई के पास आ जाएगा, और मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाएगी क्योंकि बैंक ने स्वयं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद लिया है, और जो बैंक के पास पैसा था वो आरबीआई को दे दिया है। बैंक के स्वयं के पास लिक्विडिटी या पैसा कम हो जाएगा। अब बैंक जनता को कम पैसा देंगी, जनता डिमांड अपने आप कम कर देगी। दूसरे साइड ये तो हमने देख लिया बेचने पर। अगर आरबीआई इस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत क्या करे, परचेज करना शुरू कर दे, तो अगर आरबीआई परचेज करेगी तो आरबीआई बेसिकली बैंक से परचेज करेगी, और बैंक से जब आरबीआई परचेज करेगी तो बैंक को पैसा देगी। इसका मतलब है बैंक से सिक्योरिटी उठाकर बैंक को पैसा दिया जा रहा है, बैंक के पास पैसा बढ़ेगा, और जब बैंक के पास पैसा बढ़ेगा तो लिक्विडिटी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि बैंक जनता को लोन अधिक देगी, सस्ती दर पर लोन देगी, और अंततः मार्केट में आप देखोगे मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो ये कुछ प्रमुख इंस्ट्रूमेंट हैं जिसके माध्यम से आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को बैलेंस करती है, कंट्रोल करती है, या दूसरे संदर्भ में ऐसे समझ सकते हो कि लिक्विडिटी को मेंटेन करती है। अब देखिए, इस मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने के लिए सरकार की एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है। चलिए देखते हैं इसका काम क्या है। सेल डिटरमाइन द पॉलिसी रेट रिक्वायर्ड टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट। देखिए, ये मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है, ये बेसिकली इसका मुख्य उद्देश्य क्या है इसका मुख्य उद्देश्य है कि ये जो पॉलिसी रेट हो गया, रेपो रेट वगैरह, इनको निर्धारित करती है। क्यों? ताकि इन्फ्लेशन टारगेट को प्राप्त किया जा सके। इन्फ्लेशन टारगेट क्या है? 4 ± 2, यानी मिनिमम इन्फ्लेशन 2 रहनी चाहिए और मैक्सिमम 6% रहनी चाहिए। तो इसका मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मुख्य उद्देश्य होता है मुद्रास्फीति को, इन्फ्लेशन को 2 से 6 के बीच में रखना, और इसलिए ये पॉलिसी रेट को डिटरमाइन करती है, निर्धारित करती है। इसका कंपोजिशन यूपीएससी में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। इसके कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो इसमें 6 मेंबर होते हैं। इसका चेयरमैन होगा आरबीआई का गवर्नर, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा। एक्स ऑफिशियो का मतलब कि जो व्यक्ति आरबीआई का गवर्नर बनेगा वो व्यक्ति स्वाभाविक तौर पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का चेयरमैन बन जाएगा। उसके अलावा इसका एक मेंबर होगा डेप्यूटी गवर्नर। गवर्नर इसका आरबीआई जो गवर्नर होगा वो इसका चेयरपर्सन होगा। फिर आप देखोगे डेप्यूटी गवर्नर भी इसका एक मेंबर होगा। एन ऑफिशियर ऑफ द बैंक नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल बोर्ड। अब केंद्रीय बोर्ड क्या होता है? आरबीआई के जो भी काम हैं उन कामों को सुचारू रूप से करने के लिए एक सेंट्रल बोर्ड आरबीआई के अंतर्गत होता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में सेंट्रल बोर्ड के द्वारा एक मेंबर को, एक ऑफिसर को नॉमिनेट किया जाता है। तो कुल कितने मेंबर हो गए? 3, 1, और 3 व्यक्तियों को केंद्र सरकार के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो इस प्रकार आप देखोगे कि कुल मिलाकर 6 मेंबर हो चुके हैं। एक आरबीआई गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर, एक केंद्रीय बोर्ड के द्वारा नॉमिनेटेड एक ऑफिसर, और 3 पर्सन को सेंट्रल बैंक अपॉइंट करती है। तो उम्मीद है ये पूरी न्यूज़ आपको समझ में आ गई।